हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और हाजिर हूं मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। और देखिए, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। और जो आपका साइंस एंड टेक है पेपर टू में, ठीक है, तो पेपर टू में जो साइंस एंड टेक है पार्ट, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरी की पूरी संभावना है कि जो आप 64 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आप पिछले साल के साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखेंगे तो स्पेस टेक्नोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा। अगर आप पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन उठा के देख लें तो हर बार ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो उसी तरह से अगर देखें तो इस बार जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये पूछा जा सकता है मेंस में, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। और वीडियो बनाने के क्रम में मैंने पीडीएफ में नोट्स भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, सो डैट आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ जो पीडीएफ लिंक दिया हुआ है वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लें और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, अपने नोटबुक में लिख लें इसको और बार बार रिवाइज करके इसको याद कर लें। ठीक है, चलिए देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है वो मिशन शक्ति के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, भी 1-1.5 महीना पहले डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया था। ठीक है, तो काफ़ी चर्चा में आया था और काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं भी आई थी इस मामले में वैश्विक स्तर पे। तो आज इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। मिशन शक्ति, ये जो पूरा प्रोग्राम था उसका नामकरण किया गया था और जो सैटेलाइट था उसको एसेट बोला गया था, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें हम परिचय देखेंगे। परिचय में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। साथ ही हम बाहरी अंतरिक्ष संधि है, तो बाहरी अंतरिक्ष संधि के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि भारत ने जो परीक्षण किया है कहीं उस संधि का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अंतरिक्ष कचरा के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इस परीक्षण के पश्चात अंतरिक्ष कचरा के बारे में वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। तो हम अंतरिक्ष कचरा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये अंतरिक्ष कचरा जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ दे आपसे कि व्हाट इज़ द स्पेस डेब्रीज, तो इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ये भी काफ़ी बर्निंग टॉपिक है स्पेस साइंस के रिलेटेड अभी। ठीक है, और अन्य मुद्दों पे भी हम बात करेंगे, वैश्विक स्तर पे क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। और साथ ही हम अंत में एक निष्कर्ष पे भी पहुंचेंगे कि भारत का जो ये परीक्षण था वो कितना उपयोगी था और किस उद्देश्य की पूर्ति करता है ये। चलिए देखिए, आज एक हम और काम करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए आप। मैं जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक अभी बताऊंगा तो उसमें काफ़ी सारे लोग अभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर, जो आपने नोट्स मुझे प्रोवाइड करा, अगर एग्ज़ाम में मेंस में लिखना है मुझे, तो मुझे पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, तो जब भी हम एक एक अभी टॉपिक कवर करेंगे मिशन शक्ति के बारे में, तो इसमें मैं बताता रहूँगा कि किसको आप पैराग्राफ में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसको आप पॉइंट फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर आप एग्ज़ाम में पैराग्राफ में लिखें किसी क्वेश्चन का आंसर या पॉइंट वाइज लिखें। अगर आपके कंटेंट सही है, कंटेंट टू द पॉइंट है, टू द क्वेश्चन है, देन यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। देयर इज़ नो सच इशू कि आपने उसको पॉइंट वाइज में लिखा है या पैराग्राफ वाइज में लिखा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि अभी हम जो आंसर लिखने वाले हैं, जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, अभी जो टॉपिक, इसमें क्या आपको पैराग्राफ में लिखना ज़्यादा सही रहेगा और क्या पॉइंट वाइज लिखना सही रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बीपीएससी के लिए आपको कंप्लीट गाइडलाइंस देता रहूँगा फॉर प्री एग्जाम, फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के बारे में कमेंट भी कीजिए। देखिए, वीडियो पे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरी शक्ति है। आपके अगर मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जो मैंने वर्कआउट किया है, जो मैंने आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया है, वो कंटेंट आपको पसंद आया या नहीं आया, उसमें कहीं कोई कमी रह गई, तो अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं अकॉर्डिंगली जो आगे के वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगा, आगे के जो टॉपिक मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊँगा, उसमें मैं चेंजेस करने की कोशिश करूँगा। और जो भी पॉइंट्स मेरे से छूट रहे हैं या फिर जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको मैं और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम परिचय से स्टार्ट करते हैं, मिशन शक्ति है क्या। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पे परिभाषा वगैरह आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में परिचय लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का, जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट मत कीजिए। परिचय आप पैराग्राफ के रूप में दीजिए, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। और परिचय बहुत ही आपका संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको 400 वर्ड्स में लिखना या 300 वर्ड्स में लिखना और आप परिचय देने में ही 200-250 वर्ड्स आप वेस्ट कर दें। तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम में ना करें। आप परिचय संक्षिप्त में दें
और जो क्वेश्चन का सार है, जो क्वेश्चन का मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन में, उस पर आप आंसर देना स्टार्ट करें। और परिचय हमेशा पैराग्राफ में लिखे। देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट में परिचय भी लिखा है, तो मेरा लिखने का सिर्फ मतलब ये है कि नोट्स आपको सरल भाषा में मैं समझा दूँ। मेरा यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखने का ये अर्थ नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज लिखना है। मैंने सिर्फ पॉइंट वाइज इसीलिए लिखा है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, और छोटे छोटे पार्ट्स में अगर मैं आपको करके बता दूं तो आपको याद करने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। बट अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं परिचय तो हमेशा पैराग्राफ में लिखिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे जो भी पूरा नोट्स बनाया है तो काफ़ी संक्षिप्त में नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए, और इसमें काफ़ी सरल शब्दों का, सरल वाक्यों का प्रयोग किया। और आपको भी एग्ज़ाम में यही करना है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होता है और साइंस की बातें होती हैं, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता। आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है उसको बिल्कुल आप स्किप कर दीजिए। आपको हमेशा एग्ज़ाम में देखना है उसके अप्लायंसेस क्या क्या हैं, ठीक है, अप्लाइड में उसको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप अध्ययन कीजिए। नोट्स जो भी आप बनाते हैं एकदम और संक्षिप्त बनाइए, उसको सरल भाषा का प्रयोग कीजिए, सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए। एग्ज़ाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे सरल शब्दों में, सरल भाषा में लिख के आएंगे तो यकीन मानिए मेरा, आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जो एग्जामिनर होगा उसको कॉपी चेक करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए काफ़ी सरल भाषा में ये नोट्स बनाया है यहाँ पे, आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, काफ़ी लोग इसमें परेशान होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए परिचय में अगर आप देखो तो मार्च 2019 में भारत ने पृथ्वी के निचली कक्षा में भ्रमण कर रहे अप्रयोज्य उपग्रह को एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एसैट भी बोलते हैं जिसको हम, तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल से सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। भारत ने इस कार्यक्रम का नामकरण मिशन शक्ति किया है। देखिए अप्रयोज्य उपग्रह था। अप्रयोज्य उपग्रह का मतलब ये था कि जो भी पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह भ्रमण कर रहा था वो किसी काम का नहीं था, वो निष्क्रिय था, ठीक है। और उसी निष्क्रिय उपग्रह को नष्ट करने के लिए एक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था, और उस मिसाइल ने सटीकता के साथ में जो अप्रयोज्य उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में भ्रमण कर रहा था उसको नष्ट कर दिया, ठीक है। और भारत ने ये पूरा का पूरा जो प्रयोग किया, पूरा का पूरा जो परीक्षण और कार्यक्रम चलाया, इसका नामकरण क्या किया गया, मिशन शक्ति, ठीक है। तो मिशन शक्ति बोलते हैं पूरे प्रोग्राम को। और जो इस प्रकार के सैटेलाइट होते हैं जो अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे अन्य सैटेलाइट को नष्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तकनीक हासिल करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। बस ये याद रखिए आप, 3 और कौन कौन से देश हैं, इतना ज़्यादा फैक्ट्स में उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ जब भी आप आंसर लिखते हैं स्पेशली मेंस में, तो फैक्ट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आपको अगर बहुत कम भी फैक्ट्स याद है बट आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको एनालिसिस करना आता है, तो एग्जाम में मेंस में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स का कोई अंत नहीं है। और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद करना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी कैंडिडेट, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद नहीं कर सकता, और मेंस एग्जाम तक तो बिल्कुल याद करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम हॉल में इतने फैक्ट्स आप याद करके लिख ही नहीं सकते हैं। तो कम से कम आप फैक्ट्स रखें अपने आंसर में, अच्छे से एनालिसिस करें, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाना, तो ठीक है। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों के लिए मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम था वो भारत के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एसैट किसी भी देश के सामरिक सैन्य उपग्रहों को नष्ट कर सकता है, वैसे आज तक युद्ध में इस प्रकार के मिसाइल का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो एसैट क्या है, अभी देखिए सामरिक सैन्य उपग्रह भी अनेक देशों के द्वारा प्रक्षेपण किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रमुख रूप से सामरिक है। सामरिक का अर्थ यह है कि युद्ध संबंधी कार्यों में उन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एसैट जो अपना मिसाइल है जो भारत ने प्रक्षेपण किया है, वो वैसे जो युद्ध संबंधी उपग्रह हैं जो पृथ्वी के कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं उनको नष्ट कर सकता है। लेकिन अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं तो किसी भी युद्ध के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल है उसका प्रयोग किया गया हो। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए भारत में इस मिसाइल का जो विकास है वो DRDO के द्वारा किया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में जो रक्षा संबंधी उत्पाद है उनका निर्माण करती है और उनका विकास करती है। तो इसी के द्वारा जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है उसका विकास किया गया भारत में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देख लेते हैं भारत के संदर्भ में मिशन शक्ति की क्या उपयोगिता थी। जो भारत ने ये मिशन शक्ति प्रोग्राम किया और जो परीक्षण किया सैटेलाइट का, इसकी उपयोगिता भारत के लिए क्यों थी और भारत ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो इस बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए मिशन शक्ति अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि है। इससे उपग्रह प्रक्षेपण के रूप में भारत के अंतरिक्ष कारोबार बढ़ेगी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, देखिए भारत का जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रोग्राम है जो इसरो है
और इसरो का एक व्यावसायिक और वाणिज्यिक इकाई भी है जिसको हम एंट्रिक्स कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन क्या करता है, वाणिज्यिक उपयोग कैसे किया जाए स्पेस का, ये काम करता है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। तो अगर भारत ने इस प्रकार के परीक्षण किए हैं तो भारत की वैश्विक मार्केट में विश्वसनीयता बढ़ेगी और जो अन्य देश हैं जो अपने उपग्रह प्रक्षेपण करवाना चाहते हैं वो भारत की ओर अग्रसर होंगे, भारत के पास अप्रोच करेंगे, ठीक है, इसरो के पास में अप्रोच करेंगे। इससे क्या है, इसरो की जो व्यावसायिक अंग है उसकी आय में बढ़ोतरी होगी और एक तरह से भारत की जो राजकोष है उसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस तरह से मिशन शक्ति की उपयोगिता है। आगे अगर हम देखें तो परीक्षण से यह साबित हो गया है कि भारत ब्रह्मांड अंतरिक्ष में अपनी परिसंपत्तियों की रक्षा करने में समर्थ है, ठीक है। तो देखिए इसका सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्व है क्योंकि विश्व के अनेक ऐसे देश हैं, 4 ऐसे देश हैं मैंने जैसे पहले बताया भारत को लेकर, जिसमें रशिया है, यूएसए है और चीन है। तो चीन के साथ भारत की प्रतिद्वंदिता हमेशा चलती रहती है और अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो चाइना ने जो हमारे स्पेस में जो हमारे सैटेलाइट हैं या जो अंतरिक्ष में हमारी संपत्ति है, परिसंपत्ति है, जो उपग्रह हैं, अगर उनको नष्ट करने की कोशिश की तो भारत के पास भी ये तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए ताकि जो चीन जैसे देश हैं या जो अन्य और भी कोई देश हैं उनके दुस्साहस का मुकाबला किया जा सके, उनके दुस्साहस का कड़ा जवाब दिया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए भारत को ये परीक्षण करना बिल्कुल ज़रूरी था। चलिए आगे देखते हैं। अन्य देशों के विपरीत भारत ने अपने पहले प्रयास में यह सफलता प्राप्त की है जो भारत के अंतरिक्ष तकनीकी संबंधी श्रेष्ठता को दर्शाता है, ठीक है। अगर आप चाइना का एग्जाम्पल देखें तो चाइना को इस प्रकार के परीक्षण को सफल बनाने के लिए 5 परीक्षण करने पड़े थे और 5वें परीक्षण में जाके उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन भारत के लिए देखिए भारत के अंतरिक्ष तकनीक की कितनी बड़ी श्रेष्ठता है कि भारत ने अपने पहले परीक्षण में ही इस प्रकार की जो तकनीक थी उसको हासिल कर ली, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मिशन शक्ति की तकनीकी सफलता से भविष्य में भारत को उन्नत गाइडेड मिसाइल विकसित करने में मदद मिलेगी, ठीक है। देखिए अगर हम पृथ्वी के जो निचली कक्षा का अर्थ ये है कि पृथ्वी के सरफेस से 200 से 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वायुमंडल में वो पृथ्वी की निचली कक्षा है। तो अगर वहाँ तक हम किसी भी उपग्रह को मार गिरा सकते हैं अपने एंटी सेटेलाइट मिसाइल से, तो ये भारत जो भी अभी गाइडेड मिसाइल बनाएगा तो गाइडेड मिसाइल बनाने की जो आगे और भी नवीनतम तकनीक आएगी उसमें भी इस सिद्धांत का और इस तकनीक का हम उपयोग कर सकते हैं और भारत बेहतर क्वालिटी के और उच्च गुणवत्ता के गाइडेड मिसाइल विकसित कर सकता है इस तकनीक का उपयोग करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे हम लोग देखने वाले हैं वैश्विक प्रतिक्रिया और चिंता। तो भारत ने जब एक बार इस प्रकार का परीक्षण किया तो वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रतिक्रियाएँ आई और क्या क्या चिंताएँ दर्शाई गई जो वैश्विक परिदृश्य या वैश्विक जो समूह हैं उनके द्वारा में। तो देखिए नासा के अनुसार भारत के इस प्रयोग से 400 से अधिक छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, जिनको ISS भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आप लोगों को पता होगा पृथ्वी के सरफेस से 400 किलोमीटर के लगभग दूरी पे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है जहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है, या जो भी अंतरिक्ष में जाने वाले लोग हैं वहाँ पे वो रुकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे और वहाँ से जो अंतरिक्ष संबंधी रिसर्च है वो लोग करते हैं, ठीक है। तो नासा ने क्या बोला है कि जो भारत ने अभी परीक्षण किया है उससे 400 से अधिक छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, अंतरिक्ष में फैल गए हैं जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र है उसमें रहने वाले यात्रियों के लिए खतरा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये नासा ने इस प्रकार की बात कही जब भारत ने परीक्षण किया तो, परंतु भारत ने स्पष्ट किया कि निचली कक्षा में जनित मलबा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। लेकिन भारत का क्या तर्क था कि ठीक है अगर हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया और उससे उपग्रह को नष्ट किया तो उसके द्वारा जो मलबा का निर्माण हुआ है वो मलबा काफ़ी छोटे छोटे हैं और वो क्योंकि पृथ्वी की निचली कक्षा में है तो बहुत ही जल्द कुछ ही हफ्तों में वो सारे के सारे जो मलबा हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे और इस प्रकार से वो सारे नष्ट हो जाएंगे। चलिए इसमें हम आगे देख लेते हैं। देखिए अंतरिक्ष तकनीक में प्रगति के कारण विभिन्न देशों द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रहों की तैनाती की जा रही है, अतः वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है व दुर्घटना की आशंका भी। आप देखेंगे जब से स्पेस टेक्नोलॉजी शुरुआत हुई, ठीक है, सबसे पहले 1957 में रशिया के द्वारा भेजा गया उपग्रह अंतरिक्ष में, उसके बाद तमाम देशों ने अपनी अंतरिक्ष तकनीक को विकसित की और आज विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेजने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि जो अंतरिक्ष की कक्षा है वहाँ पे उपग्रहों की जो संख्या है, जो ट्रैफिक है वो बढ़ती जा रही है और इस प्रकार की आशंका भी है कि एक जो उपग्रह है वो दूसरे उपग्रह से टकरा सकते हैं या जब कोई भी उपग्रह नष्ट हो जाता है। देखिए जितने भी उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है उनका एक विशिष्ट जीवन काल होता है, एक बार उनके जीवन काल समाप्त होने के पश्चात वो उपग्रह निष्क्रिय हो जाते हैं और मलबा के रूप में जो कक्षा है, पृथ्वी की जो कक्षा है अंतरिक्ष में, उस पर वो तैरते रहते हैं और कई बार वो जो दूसरे
उपग्रह हैं, जो कार्यशील उपग्रह हैं, उनसे वो टकरा जाते हैं और कार्यशील उपग्रहों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। प्रत्येक प्रक्षेपित उपग्रह का एक जीवन काल होता है। वह जीवन काल के समाप्ति के पश्चात निष्क्रिय उपग्रह अंतरिक्ष मलबा के रूप में पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार के मलबों से अंतरिक्ष यान व उपयोगी उपग्रह नष्ट हो सकते हैं। तो ये मैंने पहले आपको पिछले वाले पॉइंट में स्पष्ट कर दिया कि कैसे जो अधिक मात्रा में अगर उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा तो कैसे जो अंतरिक्ष यान हैं और जो उपयोगी उपग्रह हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। अब हम आगे देख लेते हैं और जो वैश्विक चिंताएं और प्रतिक्रियाएं हैं इसके बारे में। तो देखिए, अंतरिक्ष कचरा की समस्या के समाधान हेतु अनेक देश अंतरिक्ष में जमा कचरा को सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रहों के प्रक्षेपण के फलस्वरूप कचरा और मलबा बढ़ता जा रहा है। तो अब अनेक ऐसे देश हैं जो इस बात की वकालत कर रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय नियम होने चाहिए जो वैश्विक अंतरिक्ष जो कचरा है, ठीक है, उसके नियमन की बात करें और उसके नियंत्रण की बात करें स्पेस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। भारत के इस परीक्षण से अंतरिक्ष युद्ध यानी स्पेस वार का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया, ठीक है। तो देखिए, स्पेस वार आप अपने आंसर में मेंशन कर दीजिए। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, आप अगर चाहें तो विकीपीडिया वगैरह में स्पेस वार के बारे में देख भी सकते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष युद्ध या स्पेस वार क्या है। अब इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो विश्व के विकसित देश हैं उन्होंने स्पेस वार की पूरी तैयारी की हुई है। जैसे रशिया है या यूएसए है, अगर आप इनका स्पेस प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें स्पेस वार की भी बात करते हैं ये लोग, ठीक है। तो एक बार फिर से भारत ने अगर परीक्षण किया तो यह चर्चा का विषय बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अंतरिक्ष युद्ध का उद्देश्य अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम करना है। इसके द्वारा शत्रु देश के सामरिक उपग्रहों को नष्ट करके उसके सैन्य क्षमता को पंगु बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए, ये जो स्पेस वार है ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता के बिल्कुल निकट है। और स्पेस वार का क्या पर्पस है? स्पेस वार का पूरा पर्पस ये है कि जो भी शत्रु देश हैं, जिस देश के साथ आपकी युद्ध है, जो भी उसके सामरिक उपग्रह हैं, सामरिक उपग्रह का मतलब है सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, उन उपग्रहों को नष्ट कर दिया जाए। और कैसे नष्ट किया जा सकता है? जैसे देखिए, भारत ने अभी एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया और इस मिसाइल का पर्पस क्या था? जो सैटेलाइट था उस सैटेलाइट को मार गिराना था, उसको नष्ट करना था। तो यही तकनीक प्रयोग करके, ठीक है, जिन देशों के पास में ऐसी तकनीक है वो दूसरे या जो शत्रु देश हैं उनके सक्रिय उपग्रहों को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। और नष्ट करने से क्या होगा? जो भी उनका सामरिक उपग्रह है जिसके मदद से सैन्य गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है शत्रु देश के द्वारा, उनको पंगु बनाया जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है। अगर अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी आपको समझने के लिए बताया है। देखिए, उपग्रह की मदद से खुफिया जानकारी हासिल की जाती है, ठीक है। अभी बगैर खुफिया जानकारी के आप कोई भी लड़ाई, कोई भी वार नहीं लड़ सकते हैं। तो इसी खुफिया जानकारी को हासिल करने के लिए विभिन्न देश उपग्रहों की सहायता लेते हैं, जिसको टोही उपग्रह और टोही विमान हम बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई देश एंटी सैटेलाइट मिसाइल के माध्यम से उस उपग्रह को नष्ट कर देता है जो खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? वो जो देश होगा, जो शत्रु देश होगा आपका, वो खुफिया जानकारी हासिल करने में सक्षम नहीं रहेगा और उसकी जो सैन्य गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो जाएंगी, ठीक है। साथ ही अगर आप देखें तो उपग्रह की मदद से पूरा जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है और बिना जीपीएस के वर्तमान समय में आपकी शत्रु लड़ ही नहीं सकती। शत्रु को आपकी सेना लड़ नहीं सकती है। तो सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, सेना के लोकेशन को पता करने के लिए, ठीक है, जीपीएस का ही उपयोग किया जाता है। और जीपीएस का जो पूरा सिस्टम है वो सैटेलाइट या उपग्रह की मदद से ही संचालित होता है, ठीक है। तो अगर आगे आप देखें तो जो युद्धक विमान है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनके जो टारगेट्स होते हैं, तो इसके लिए भी वो लोग सैटेलाइट के माध्यम से ही टारगेट सेट करते हैं, उनको लोकेट करते हैं और फिर अटैक करते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रयोग करके उन उपग्रहों के जो पूरे सिस्टम है उनको नष्ट कर दिया, तो आप सोच सकते हैं जो शत्रु देश का जो युद्ध प्रयास है या जो युद्ध की गतिविधियां हैं उनको कैसे प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ें बता दी। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की संभावना वैश्विक समुदाय के समक्ष प्रमुख चिंता का विषय है। अब जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे परमाणु हथियारों का होड़ चल रहा है विभिन्न देशों के बीच, या अन्य सामरिक हथियार बनाए जा रहे हैं, संहारक हथियार बनाए जा रहे हैं, वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में जो विभिन्न देश हैं वो अंतरिक्ष में भी हथियारों की होड़ शुरू कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा चिंता का विषय है वैश्विक समुदाय के बीच में, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बाहरी अंतरिक्ष संधि। एक संधि किया गया है 1967 में, ठीक है। तो ये संधि क्या है?
और इसके क्या उद्देश्य हैं, तो इन सारे मुद्दों पे बड़े संक्षेप में हम चर्चा करके देख लेते हैं। क्योंकि भारत ने जो अभी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया है, तो कहीं वो परीक्षण जो बाहरी अंतरिक्ष संधि है इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 1967 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है, और संधि में भारत भी शामिल है, मतलब भारत हस्ताक्षर करता है इस संधि का। तथा यह संधि अंतरिक्ष में ऐसे हथियारों के तैनाती पर प्रतिबंध लगाता है जो जनसंहारक हो। ये क्या बोलता है संधि, जो बाहरी अंतरिक्ष संधि है, कि आप अंतरिक्ष में, स्पेस में ऐसे कोई भी हथियार तैनात नहीं कर सकते जिनका प्रयोग युद्ध के लिए किया जा सकता है, ठीक है, या जिनका प्रयोग जनसंहार के लिए किया जा सकता है। तो ऐसे हथियारों के प्रयोग की मनाही करता है जो बाहरी अंतरिक्ष संधि है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे इसमें पॉइंट है, संधि के अनुसार सभी खगोलीय पिंडों का उपयोग सभी देशों द्वारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों से किया जाएगा। देखिए जितने भी खगोलीय पिंड है, चाहे विभिन्न प्रकार के उपग्रह हैं, आप चंद्रमा की बात कर सकते हैं, या अनेक ग्रह हैं जैसे सूर्य है, मंगल है, ठीक है, इन पे अनेक परीक्षण भी किए जाते हैं, इनके लिए अनेक उपग्रह भी भेजे जाते हैं विभिन्न देशों के द्वारा। तो आप उन खगोलीय पिंडों का उपयोग तो कर सकते हैं, बट शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उन खगोलीय पिंडों पे, जैसे आप चांद पे अपना कोई हथियार तैनात कर दीजिए या वहाँ पे कोई परमाणु बम तैनात कर दीजिए, तो ये काम आप नहीं कर सकते। इसकी मनाही करता है बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध की स्थिति में शत्रु देश के संचार व्यवस्था को नष्ट करने हेतु अंतरिक्ष में मिसाइल व अन्य जनसंहारक हथियारों की तैनाती को रोकने हेतु इस संधि का विशेष महत्व है, ठीक है। मैंने पहले वाला जो टॉपिक था अभी उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि कैसे जो शत्रु देश की संचार व्यवस्था है, उसकी पूरी पूरी सामरिक उपग्रह प्रणाली है, उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी को नष्ट करने से रोकने के लिए ये जो बाहरी अंतरिक्ष संधि है इसको बनाया गया है कि अब दूसरे देश के संचार व्यवस्था को, उसके उपग्रहों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा, भारत में जितने भी संचार के साधन है, चाहे टेलीविज़न हो, रेडियो हो, या फिर टेलीफोन, ब्रॉडबैंड हो, सभी का संचालन जो है उपग्रहों के माध्यम से ही होता है। उसके लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, और उन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से आप सारे संचार के साधनों का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए कोई देश अगर उन सारे संचार के साधनों के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले उपग्रह हैं उनको नष्ट कर दे, तो कैसे संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि उक्त संधि भारत द्वारा किए गए ए-सैट जैसे परीक्षणों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं करती है, लेकिन अगर जो भारत ने अभी ए-सैट का परीक्षण किया है, तो जो बाहरी अंतरिक्ष संधि है इस तरह के परीक्षण पर रोक की बात नहीं करती है। ये सिर्फ यही बोलती है संधि कि आप बाहरी अंतरिक्ष में किसी भी जनसंहारक या अन्य प्रकार के जो हथियार है उनकी तैनाती नहीं कर सकते। तैनाती की मनाही है इसमें, तो परीक्षण की कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। देखिए अंतरिक्ष में मिसाइल छोड़कर किसी उपग्रह को मार गिराने की क्षमता हासिल करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, भारत विश्व का चौथा देश है सिर्फ जिसने इस प्रकार की उपलब्धि हासिल की है। और इस मामले में भारत की उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने पहली बार में ही इस प्रकार की जो शक्ति थी वो हासिल कर ली है, ठीक है। यद्यपि भारत के इस परीक्षण से अंतरिक्ष कचरा के संबंध में एक नया विवाद प्रारंभ हो गया, तो इस पे भी हमने काफ़ी चर्चा कर ली, कैसे अंतरिक्ष कचरा संबंधी समस्या उत्पन्न हुई है और भारत ने उसके पक्ष में क्या तर्क दिए हैं, नासा ने उसके बारे में क्या बोला है। तो इन सारे मुद्दों पर बड़े संक्षेप में हमने बात की है। चलिए अनेक प्रतिदावों के बावजूद ए-सैट का परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष तकनीक के श्रेष्ठता का परिचायक है, ठीक है। अनेक दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, अनेक देश हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है या अमेरिका है, ठीक है, उन्होंने भारत के इस परीक्षण की आलोचना भी की है। लेकिन जो भारत के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। तो अनेक दावे हो रहे हैं, प्रति दावे हो रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर भारत ने इस प्रकार का कोई परीक्षण किया है तो ये भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का परिचायक है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आपको कहाँ पे पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, और कहाँ पे आपको लिखना है पॉइंट वाइज में। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए ये मैंने बताया आपको कि जब भी आप परिचय लिखते हैं तो परिचय आप ज़रूर लिखिए पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है। इसको पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप पैराग्राफ में स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें मैंने टॉपिक किया भारत के संदर्भ में मिशन शक्ति को उपयोगिता। तो इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए, आप पॉइंट्स वाइज दिखा दीजिए, नंबर 1 नंबर 2 कि ये सारी उपयोगिताएँ हैं भारत के लिए, इसका ये सारे यूज करके हैं। तो ऐसे आप करके इसको पॉइंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमने चर्चा की थी वैश्विक प्रतिक्रिया व चिंता। तो इसको आप पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कोशिश कीजिए इसको पैराग्राफ में ही लिखने का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमने इसमें चर्चा की थी बाहरी अंतरिक्ष संधि। तो इसको आप पैराग्राफ में ही लिखिए। अगर इस प्रकार किसी संधि के बारे में संक्षेप में आपको जानकारी देनी है तो आप इसको पैराग्राफ में ही बताइए कि ये सारे संधि में
प्रोविज़न्स किए गए हैं तो इसको पैराग्राफ में आप दिखा दीजिए। और जब भी आप निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो निष्कर्ष आपको 100% पैराग्राफ में ही लिखना है, इसको पॉइंट में मत लिखिए, ठीक है। निष्कर्ष बहुत ही आपका संक्षेप में होना चाहिए और उसको पैराग्राफ में आप लिख के अपना आंसर ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है आंसर राइटिंग का, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये आज का मेरा वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं 100% एश्योर तो नहीं कर सकता आपको कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बट पिछले वर्षों में जिस प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार भी ये स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका पूरा का पूरा जो टारगेट है वो एसेट के बारे में ही होगा, ठीक है। तो मैंने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर दी आपके लिए, और काफ़ी सरल और संक्षेप में नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिया है। तो आप प्लीज़ इसको नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। बार बार आप पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। काफ़ी सरल भाषा में है और कोई भी मैंने इस नोट्स में टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं किया जिसको आपको समझने में परेशानी होगी। तो काफ़ी सिलसिलेवार और लयबद्ध करके मैंने ये नोट्स बनाया है। आप 3-4 बार पढ़ के इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है तो इसको अच्छे से लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। और मैंने आपको साइंस एंड टेक में पहले भी टॉपिक बताया हुआ है, तो आप वो सारे टॉपिक धीरे धीरे करके खुद भी तैयार करते रहिए। देखिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम का कांस्टेंट है और इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं मतलब सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूँ, बट ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक आपको बता दिया है। तो आप खुद से भी नोट्स बनाइए। नोट्स का फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि आपको नोट्स कैसे कैसे बनाना है। मैंने आपको साइंस टेक में काफ़ी सारे अभी टॉपिक अवेलेबल भी करवा दिए, उनके नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए, उनके वीडियोज़ भी आपको दे दिए। तो आप खुद से भी देख सकते हैं कि कैसे आप सरल भाषा में, संक्षिप्त भाषा में नोट्स बना सकते हैं। और सारे के सारे आपको मटेरियल जो मैगजीन्स आते हैं, मैगजीन में मिल जाएंगे। करेंट अगर आप मैगजीन देखेंगे तो उनमें साइंस टेक के जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं बातें, वो सारे कवर किए रहते हैं। या फिर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप एसैट इंटरनेट में सर्च करेंगे या मिशन शक्ति इंटरनेट में सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे। वहाँ से देख के और अपनी भाषा में, संक्षिप्त भाषा में, सरल भाषा में, जो आपको समझ में आए, जो आपके वर्ड के हिसाब से हो, उसका नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। बट यही सक्सेस का एक मंत्र है, ठीक है। और आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, खुद ही आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए आप। तो चलिए, आज का वीडियो मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। जो भी फीडबैक देना, देखिए फीडबैक ही हमारी शक्ति है। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो हम दोनों के बीच में, मेरे और आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। और जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा, तब तक मैं और अच्छा नहीं कर सकता आपके लिए। तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए वीडियो पे, सो डैट मैं आगे उनको अपने और भी जो आने वाले वीडियो हैं उसमें इनकलकेट कर सकूँ और आपके लिए और अच्छा प्रयास कर सकूँ मैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।